हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। द डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला जो न्यूज है वो है कि यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूएनएससी में अस्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। ठीक है। और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के पहले फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी भारत का समर्थन किया था। साथ में यूएसए के राष्ट्रपति ने भी भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। ठीक है। तो भारत का तर्क क्या है। भारत ने कहा कि 1945 में स्थापित 15 देशों की परिषद, तो 15 देशों की परिषद का मतलब हो गया 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। ठीक है। 21वीं सदी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है और यह समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इससे पहले भारत जो है आखिरी बार 2021-22 में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र की उच्च तालिका में बैठा था। अस्थायी सदस्य हैं उसमें रूस है, यूके है, चीन है, फ्रांस है और यूएसए शामिल है, जिनके पास संयुक्त राष्ट्र के किसी भी ठोस प्रस्ताव के लिए वीटो शक्ति प्राप्त है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए ये एक अच्छा संकेत है कि भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिल सकती है। तो नेक्स्ट जो न्यूज है, इंडिया चाइना डिस्प्यूट। भारत ने अरुणाचल में दलाई लामा के नाम पर चोटी का नाम रखा गया। ठीक है। और चीन इसका क्या कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है। यह चोटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की 15 सदस्यीय टीम द्वारा सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई है। ठीक है। इस चोटी का नाम क्या रखा गया है, तसंगयांग ग्यात्सो पीक। ठीक है। और ये जो तसंगयांग ग्यात्सो थे वो छठे दलाई लामा थे और उन्हीं के नाम पर इस पीक का नाम रखा गया है, क्योंकि वो उनका जन्म जो हुआ था इसी क्षेत्र में हुआ था। यह चोटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की 15 सदस्यीय टीम द्वारा सफलतापूर्वक चढ़ी गई है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, कर्नल रणवीर सिंह जामवाल। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 20,942 फीट ऊंची है ये चोटी। जो न्यूज है वो है वर्किंग आवर्स से संबंधित। इस देश में हफ्ते में सिर्फ 24.7 घंटे ही काम होता है। और भारत की स्थिति देखेंगे तो आईएलओ ने एक रिपोर्ट पेश किया है, उसमें बताया कि ओसनिया में स्थित वानुआतू, ठीक है, वानुआतू देश में एक हफ्ते में 24.7 घंटे ही कार्य होता है। ठीक है। जो सर्वे किए गए देशों में सबसे कम है। ठीक है। और सेकंड दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो किरीबाती है, जहां पर हफ्ते में औसतन 27.3 घंटे ही कार्य होता है। तरफ देखिए तो भूटान सबसे आगे, जहां 61% वर्कफोर्स जो है एक हफ्ते में 49 घंटे से अधिक काम करता है। बांग्लादेश में यह 47% है और पाकिस्तान में 40% है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग लंबे समय तक काम करते हैं। भारत की स्थिति देख लीजिए तो भारत में करीब 51% वर्कफोर्स जो है हर हफ्ते 49 घंटे या उससे ज्यादा काम करता है, जिससे देश लंबे काम के घंटे में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो पहले स्थान पर कौन होगा, तो उसमें क्या है, यूएई 50.9 घंटे, लगभग 39% लोग कार्य करते हैं। लेसोथो यहाँ पर 50.4 घंटे, लगभग 36% लोग काम करते हैं। भारत के साथ एक और बात है कि यहाँ 49 घंटे से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक। विपरीत आप अगर यूरोप की स्थिति देखें तो नीदरलैंड में 31.6 घंटे, नॉर्वे में 33.7 घंटे ही लोग काम करते हैं। इससे क्या होता है कि काम और निजी जीवन में बेहतर संतुलन देखा जा सकता है। अब जो भारत की स्थिति है उसके हिसाब से जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मानसिक स्वास्थ्य और लेबर पॉलिसी के बारे में गंभीर चिंताओं को दर्शा रहा है। ठीक है। अतः जो वर्तमान समय में जो मांगे हैं उसको ध्यान में रखते हुए देश के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाने की जरूरत है, जो सेहत और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ावा दे सके। ठीक न्यूज है, शिगेरू इशिबा
यह जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, और ये अगले सप्ताह से कार्यभार संभालेंगे। वहां पर क्या है कि जो पार्टी का नेता चुना जाता है वही प्रधानमंत्री का दावेदार होता है। इस समय संसद में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्तारूढ़ है और वो बहुमत में है, इसलिए शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कई भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है, रिया सिंघा, ठीक है, यह मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत गई हैं और यह जो आयोजन हुआ था वो जयपुर में हुआ था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो वर्ल्ड मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगा वहां पर भाग लेंगी। नेक्स्ट जो न्यूज है, पंजाब का 5 साल का बच्चा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया है। ठीक है, तो ये पंजाब के 5 साल का बच्चा कौन है? तेगबीर है। ठीक है, ये माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा एशियाई हैं। उन्होंने यह कारनामा अपने पिता के साथ किया है। और देखिए, जो जानना है, माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है, तो नाम याद रखिएगा, उनका नाम है तेगबीर और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर उन्होंने चढ़ाई कर लिया है। वो है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की अहम भूमिका को सामने लाता है। वर्तमान समय में देखें तो 2024 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में 21.15 ट्रिलियन रुपए से भी अधिक का योगदान पर्यटन क्षेत्र दे रहा है। दिन का उद्देश्य क्या है कि सभी के लिए जिम्मेदार, टिकाऊ और सुलभ पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया था। इस साल का जो विश्व पर्यटन दिवस का थीम है वो ध्यान रखना है, पर्यटन और शांति है। ठीक है, और इस साल जॉर्जिया विश्व पर्यटन दिवस का मेजबानी करेगा। तो देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत में पर्यटन उद्योग बहुत तेजी से वृद्धि किया है। 2024 में भारत के जीडीपी में 21.15 ट्रिलियन रुपए का योगदान देने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के हिसाब से 2023-24 के मुताबिक देश में 92.4 लाख विदेशी पर्यटक आए थे, जो साल 2022 की तुलना में 43.5% अधिक है। तो नेक्स्ट जो न्यूज है, जलवायु परिवर्तन और हानिकारक ओजोन से मुकाबले के लिए मीथेन उत्सर्जन पर लगाना होगा लगाम, ऐसा एक रिपोर्ट कह रही है। देखिए, मीथेन उत्सर्जन में कटौती करके हम जलवायु परिवर्तन से मुकाबला कर सकते हैं। इससे न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि मानव स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और जो मीथेन का उत्सर्जन होता है वो 2 तरीके से होता है, प्राकृतिक और मानव जनित दोनों गतिविधियों से इसका उत्सर्जन होता है। जो जनित गतिविधि है उसमें कृषि क्षेत्र है, लैंडफिल है, अपशिष्ट जल और जीवाश्म ईंधन का उत्पादन और वितरण इसमें सबसे बड़े योगदान करता है। ये दुनिया भर में मीथेन उत्सर्जन का लगभग 60% के लिए जिम्मेवार है, तो ये ध्यान रखना है। और शेष जो 40% उत्सर्जन है वो प्राकृतिक स्रोतों से होता है। CO2 की तरह मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो हाल ही में दुनिया भर में तापमान वृद्धि के 40% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। तो ये ध्यान रखना है कि तापमान वृद्धि के लिए कितना % के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि यह पीटी में पूछे जाएंगे। हालांकि मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल कितना होता है? केवल 12 साल का होता है, जो CO2 की तुलना में बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि मीथेन उत्सर्जन में हम कटौती कर दुनिया भर में तापमान वृद्धि को धीमा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकल्प लिया गया था, तो यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा COP26 में शुरू किया गया वैश्विक मीथेन संकल्प 2030 तक दुनिया भर में मानव जनित मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से कम 30% कम करने के लिए एक सामूहिक स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है। तो ये क्या है? ऑप्शनल है, ये बाध्यकारी नहीं है। यूरोपीय संघ के साथ 158 देश इस संकल्प में भागीदार है। न्यूज है, सरकार ने दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित मामलों पर
भूमिकाओं को निर्दिष्ट किया है। ठीक है, तो कैबिनेट सचिवालय ने शुक्रवार रात को एक अधिसूचना जारी किया है और यह अधिसूचना में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति ने संविधान की अनुच्छेद 77 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की विशिष्ट भूमिकाओं को निर्दिष्ट करते हुए भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि बिजनेस ऑफ एलोकेशन रूल जो होता है वो राष्ट्रपति ही लेकर आता है। ठीक है, जो किसी भी मंत्रालय और विभाग के लिए भूमिकाओं को निर्दिष्ट करता है और यह संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 द्वारा ये शक्ति राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। तो ये पीटी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा से संबंधित मामलों की देखभाल अब संचार मंत्रालय करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि दूरसंचार जो नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा किसके हाथ में है, तो संचार मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग के द्वारा किया जाएगा। देखिए, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम जो 1961 है उसकी प्रविष्टि फर्स्ट में ही दूरसंचार विभाग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब उसी में 1A जोड़ा जा रहा है जिसमें दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा से संबंधित मामले शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्या करेगा, वो साइबर सुरक्षा का काम देखेगा। ठीक है, और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को सहायता प्रदान करेगा। इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत इसमें क्या है, प्रविष्टि 5A शामिल है। ठीक है, अब इसमें 5B IT एक्ट 2000 में शामिल किया जा रहा है और इसी में संशोधन किया जाएगा। और इसमें शामिल क्या किया जा रहा है, तो साइबर सुरक्षा से संबंधित मामले और साइबर सुरक्षा पर अन्य मंत्रालयों और विभागों को सहायता दी जाएगी। यह 5B में शामिल किया जा रहा है IT एक्ट 2000 में। दूसरा जो संशोधन है वो साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों पर है और इसको कौन देखेगा, तो गृह मंत्रालय के अधीन आंतरिक सुरक्षा विभाग देखेगा इन मुद्दों को। ठीक है, तो ये जो आंतरिक सुरक्षा विभाग की प्रविष्टि कितनी है, 36 है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आती है। अब इसमें क्या शामिल किए जा रहे हैं, तो 36A को शामिल किया जा रहा है जो साइबर अपराध से संबंधित मामले को देखेगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। ये ध्यान देने वाला चीज है। ठीक, साथ में साइबर सुरक्षा के लिए समग्र समन्वय और रणनीति की दिशा प्रदान करता है। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि 2 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जा रही है। वो क्या है, इसमें प्रविष्टि 3 जोड़ी जा रही है जो साइबर सुरक्षा के लिए समग्र समन्वय और रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय किसके अंतर्गत आता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत आता है और इसके सचिव कौन है, तो अजित डोभाल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो NSCS है वो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय है। केरल हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है किसको, अभिनेता सिद्दीकी को। ठीक है, ये रेप केस मामले में फंसे हुए हैं, ये मलयालम के एक्टर हैं और चूंकि जमानत देने से इनकार कर दिया गया है तो ये अभी छुपे हुए हैं, इसीलिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसको देखिएगा लुकआउट नोटिस क्या होता है। मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि आप देश छोड़कर भाग नहीं सकते हैं। ठीक, केंद्र ने नागरिकों के आधार और पैन विवरण लीक करने वाली वेबसाइट को क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, सरकार ने कहा कि जो कई साइटें हैं वो उन्होंने आधार और पैन को के विवरण को लीक कर दिया है। ठीक है, तो उनको ब्लॉक किया जा रहा है। देखिए मामला क्या है, जून महीने में क्या हुआ है कि लंदन स्थित साइबर सुरक्षा एक कंपनी है एथेनियक टेकन, ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि जो भारत का संवेदनशील डेटा है वो लीक हो गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल ग्राहक पहचान संख्या, सिम कार्ड की जानकारी और होम लोकेशन रजिस्टर का विवरण शामिल है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये जो हैकर हैं वो संभवतः भारत संचार निगम लिमिटेड के नेटवर्क तक पहुंच बनाने
और उपयोगकर्ताओं के सिम कार्ड की क्लोनिंग करने में सक्षम है। ठीक है, इस वर्ष अब तक 2023 में कुल 53 लाख भारतीय ऑनलाइन खातों का डेटा लीक हुआ है। जुलाई में भी एक रिपोर्ट आई जिसमें यूएसए स्थित प्रौद्योगिकी फर्म आईबीएम ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में डेटा उल्लंघन के कारण होने वाला औसत लागत 2024 में 19.5 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और जो डेटा उल्लंघन हो रहा है, तो डेटा उल्लंघन से अनधिकृत पक्षों को व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट विवरण सहित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बन जाती है। रिपोर्ट के आधार पर जो सरकार है, उन्होंने कई वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है जो भारतीय नागरिकों की आधार और अस्थायी खाता संख्या विवरण सहित व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को उजागर कर रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम द्वारा वेबसाइट के विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि वेबसाइटों में कुछ सुरक्षा खामियां हैं और मंत्रालय के अधीन आने वाला यह आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने क्या किया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधीन आधार अधिनियम 2016 की धारा 29(4) के उल्लंघन के अंतर्गत पुलिस में केस दर्ज करा दिया गया है। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों को अपने आधार कार्ड से जुड़ी पैन जानकारी लीक होने के कारण कोई नुकसान हुआ है, वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत राज्य द्वारा नियुक्त निर्णायक अधिकारी के माध्यम से मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। और ये निर्णायक अधिकारी कौन होगा? तो राज्य का जो आईटी सचिव है उसे ही निर्णायक अधिकारी का मान्यता दिया गया है। वो ग्रेट निकोबार परियोजना से संबंधित है। ये मामला एनजीटी में आया हुआ है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याचिका दायर की गई है। तो इसी के संबंध में केंद्र सरकार ने अदालत को कुछ जानकारी दी है। वो क्या है? तो ग्रेट निकोबार परियोजना 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है, जिसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र, एक टाउनशिप और 160 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि पर फैले पर्यटन बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इसकी मंजूरी लास्ट ईयर ही 4 नवंबर को दे दी गई थी। याचिकाकर्ता जो हैं आशीष कोठारी, उन्होंने 2 याचिका दायर की है। तो प्रथम याचिका में इन्होंने क्या कहा है कि केंद्र को 1A श्रेणी के द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो क्षेत्र होता है वो कम ज्वार और उच्च ज्वार की रेखाओं के बीच स्थित पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। ठीक है। दूसरा जो याचिकाकर्ता ने दावा किया है वो यह कि ये जो 1A श्रेणी के द्वीपीय तटीय विनियमन क्षेत्र है, यह परियोजना 2019 के द्वीपीय तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना का उल्लंघन करती है। दूसरी याचिका में क्या कहा गया कि पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण मंजूरी पर पुनर्विचार करने के न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। तो उसी के संबंध में केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया वो देखिए। तो केंद्र सरकार का कहना है, केंद्र सरकार क्या कह रही है कि परियोजना का कोई भी हिस्सा द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र 1A के क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के एक आकलन के द्वारा गैलाथिया खाड़ी में प्रस्तावित बंदरगाह के स्थल पर कोई भी कोरल नहीं मौजूद है। ठीक। मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के हवाले से ये कहा कि बंदरगाह के पास जो नजदीक की 16,150 कोरल कॉलोनियां हैं, उनको अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि कोरल कॉलोनियों को हम स्थानांतरित कर सकते हैं। ऐसा हमने पहले भी मुंबई में किया है। नेक्स्ट जो न्यूज है, एलन मस्क का इम्प्लांट अंधे लोगों को देखने में मदद कर सकता है और इसका नाम है ब्लाइंड साइट। ठीक है। और इसको एफडीए ने मंजूरी दे दी है और एफडीए ने इसे ब्रेक थ्रू डिवाइस कहा है। ठीक है। तो जो एलन मस्क का स्टार्टअप है न्यूरालिंक,
इसको एफडीए की मंजूरी मिलने के बाद मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। एफडीए क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, एफडीए की स्वीकृति ब्रेक थ्रू डिवाइस क्या होता है? तो ब्रेक थ्रू डिवाइस का मतलब है यह एक ऐसी श्रेणी है जो आमतौर पर उन चिकित्सा उपकरणों को दी जाती है जिन्हें मानव परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो ब्रेक थ्रू डिवाइस का अर्थ ये होता है। ये कि ब्लाइंड साइड होता क्या है और काम कैसे करता है। तो जो ब्लाइंड साइड है एक ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस है। बीसीआई का मतलब क्या होता है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये एक डिवाइस या चिप है जिसे सर्जरी के जरिए मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे अंधे लोगों को देखने में मदद मिलेगी। यह केवल उन लोगों के लिए काम करेगा जिनकी ऑप्टिकल तंत्रिका को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स के लिए नहीं, जो आंखों से इमेजरी और इनपुट को प्रोसेस करता है। अगर आपका विजुअल कॉर्टेक्स खराब हो चुका है तो उसके लिए यह काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका ऑप्टिकल तंत्रिका में कोई नुकसान है तो यह कार्य करेगा। यह उपकरण ऑप्टिकल तंत्रिका को बाईपास करके तथा मस्तिष्क के दृश्य कॉर्टेक्स को सीधे उत्तेजित करके संकेतकों के संचरण को सक्षम बनाएगा, जिससे दृष्टिहीन लोगों भी चित्र को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो आपका ऑप्टिकल तंत्रिका है उसको बाईपास कर देगा और मस्तिष्क के क्षेत्र में जो कॉर्टेक्स होता है उसको सीधे उत्तेजित कर देगा। ठीक है, और तब जो है दृष्टिहीन लोग चित्र को भी देख पाएंगे। न्यूरालिंक क्या है? तो देखिए, न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इम्प्लांटेबल बीसीआई विकसित करता है। ठीक है, ये उपकरण मस्तिष्क और कंप्यूटर को जोड़ते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से दिए गए निर्देशों का उपयोग डिवाइस को विद्युत संकेतक भेजने के लिए किया जा सकता है, और ठीक इसके विपरीत भी यह काम करता है। यह उपकरण मस्तिष्क से विद्युत संकेतकों को डिकोड करता है, उन्हें बाहरी रूप से अनुवादित कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ, यह किसी के सपने से पिक्सेल युक्त दृश्य बना सकता है या कंप्यूटर को निर्देश भेज सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत संकेत कुछ तंत्रिकाओं को उत्तेजित करते हैं। तो ये है न्यूरालिंक प्रोजेक्ट। उदाहरण के लिए कि अगर कोई व्यक्ति लकवाग्रस्त है तो उसको अंगों को गति देने के लिए बीसीआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को मस्तिष्क के अंदर प्रत्यारोपित किया जा सकता है, और इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोड के रूप में गैर आक्रमण भी हो सकता है। ठीक है, तो मस्तिष्क में क्या करते हैं, इस चिप को इम्प्लांट कर देते हैं और फिर वो क्या करता है कि मस्तिष्क का जो कॉर्टेक्स का भाग होता है उसको वो उत्तेजित कर देता है और वहां से विद्युत संकेतक के रूप में वो सेंसेशन पैदा करता है। चेट्टीनाड महोत्सव क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है कोच्चि मुजरिस द्विवर्षीय महोत्सव है जो 2 सालों में होता है, और जो चेट्टीनाड हेरिटेज और सांस्कृतिक महोत्सव है ये इसका 3रा संस्करण है। ठीक है, और ये अवस्थित कहाँ है चेट्टीनाड? तो ये दक्षिणी तमिलनाडु के शिवगंगा और पद्दुकोट्टई जिले में 70 से ज्यादा गांवों में फैला हुआ चेट्टीनाड व्यापारिक समुदाय नेट्टुकोट्टई चेट्टियार द्वारा निर्मित सैकड़ों हवेलियों का घर है। अपनी भव्यता के लिए मशहूर 19वीं सदी के ये घर जीवंत रंगों, बर्मी टीक, इतालवी संगमरमर, बेल्जियम के कांच जैसे आयातित सामग्री से समृद्ध है। इसलिए आजकल यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी होती है। जो न्यूज है वो यश चोपड़ा की जयंती थी, तो यश चोपड़ा फाउंडेशन ने संस्थापक के 92वें जन्मदिन पर छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो जो इनके संस्थापक थे उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यश चोपड़ा फाउंडेशन ने उनके 92वें जन्मदिन पर एक YCF छात्रवृत्ति कार्यक्रम, यश चोपड़ा फाउंडेशन छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह नया कार्यक्रम निम्न आय वर्ग के हिंदी फिल्म उद्योग के श्रमिकों के बच्चों को सहायता प्रदान करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन गुमनाम नायकों के योगदान को
मान्यता और महत्व दिया जा रहा है। वाईआरएफ की टीम के अनुसार इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉइज में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, और जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं के बच्चों को ये सुविधा मिल पाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको व्यापक वित्तीय सहायता दिया जाए ताकि वो जनसंचार, फिल्म निर्माण और निर्देशन, दृश्य कला, छायांकन और एनिमेशन सहित विभिन्न विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर अध्ययन करने में सक्षम हो सके। प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को 5 लाख रुपए तक का सहायता पैकेज मिलेगा जो उनके शैक्षणिक खर्च के लिए योगदान करेगा। ठीक, तो भारतीय सेना को यूक्रेनी सेना के साथ प्रयोग किए जाने वाला जो ड्रोन है, यूक्रेनी सेना जो प्रयोग कर रही है वो भारतीय सेना को मिला है और उसका नाम रखा है त्रिनेत्र। ठीक है, तो इसको बनाया किसने है? तो इस ड्रोन को मूल रूप से सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप स्काईडियो ने विकसित किया है। और भारत में इसको प्रोवाइड कौन करा रहा है? तो जो कोयम्बटूर स्थित एक स्थानीय कंपनी है उसका नाम है एरो आर्क, वही क्या कर रही है? इस ड्रोन का भारतीयकरण कर रही है। त्रिनेत्र ड्रोन है ये स्वदेशी और भारतीय संस्करण होगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो लैंडस्केप है वो अद्वितीय प्रकृति का है। जैसे यहाँ पर जो मौसमी चरम स्थितियां हैं वो -40 डिग्री से लेकर रेगिस्तान में 55 डिग्री तक होती है। इसके अलावा यहाँ जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाइयां हैं, वो बहुत ही भिन्न प्रकार की है। तो इसीलिए इसका क्या किया जा रहा है? भारतीयकरण किया जा रहा है। न्यूज है, अरुणाचल में सेना को उच्च ऊंचाई वाली तोपखाना फायरिंग रेंज मिली है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि आर्टिलरी रेजिमेंट को ड्राइविंग और हथियार प्रशिक्षण के लिए एक फायरिंग रेंज उच्च स्थान पर स्थापित किया गया है। और वो कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल के तवांग सेक्टर में इसका निर्माण किया गया है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि डॉक्टरों को गर्भपात के मामले की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने जो यूपी के सचिव हैं उनको निर्देश जारी किया है। तो मामला क्या है? एक नाबालिग लड़की है और उसके पीड़ित परिवार ने एक याचिका दायर किया था और नाबालिग लड़की जो है प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो बच्चे को गिराना चाहती थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों को महिला की जांच करते समय गर्भ के चिकित्सीय समापन के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। क्या करता है? वो गर्भावस्था के लिए चिकित्सीय समापन के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाई थी। तो न्यायालय ने क्या किया कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया और मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दिया है कि गर्भावस्था लगभग 29 सप्ताह का हो गया है। इस अवस्था में गर्भावस्था का समापन और गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक ले जाना पीड़ित के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो पूरे राज्य में जो जिले स्तर पर मेडिकल कॉलेज हैं और जो डॉक्टर हैं और जो यहाँ तक कि मेडिकल बोर्ड में हिस्सेदार डॉक्टर हैं उनको भी पीड़ित की जांच और उसके बाद जो चिकित्सीय समापन होता है गर्भ को गिराने का, उनको ठीक प्रक्रिया मालूम नहीं है। अदालत ने कहा कि पीड़ित की चिकित्सा जांच, गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के मामले में प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम 1971 और गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति नियम 2003 के अनुसार तथा सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर यह किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये निर्देश सचिव को दिया गया है। कि नवजातों के लिए वरदान साबित हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, सालाना 70,000 जानों को बचाया गया है। ठीक है, अध्ययन के मुताबिक शौचालय तक पहुंच में 30% या उससे अधिक की वृद्धि के साथ शिशुओं और बच्चों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पता चला है कि भारत की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों की मदद से हर साल 60 से 70 हजार नवजातों के जीवन को बचाने में मदद मिली है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसकी वजह से शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है।
यह जो रिसर्च था किसने किया है, तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ताओं ने किया। उन्होंने अपने शोध में पिछले 10 वर्षों 2011 से 20 के बीच में देश के 640 जिलों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया है। यह आंकड़े 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण से जुटाए गए हैं। इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं उससे पता चलता है कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच और औसतन 10% के सुधार के साथ शिशु मृत्यु दर में 0.9 अंकों की कमी आई है। वहीं इसकी वजह से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 1.1 अंकों की कमी आई है। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि शौचालय तक पहुंच और बच्चों की मृत्यु दर में विपरीत संबंध है। यह नतीजे दर्शाते हैं कि शौचालय तक पहुंच में 30% या उससे अधिक की वृद्धि के साथ शिशुओं और बच्चों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता मिशन है। इसका लक्ष्य क्या था कि 2019 तक देश में हर घर तक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना था, ताकि देश को खुले में शौच मुक्त किया जा सके। रिसर्च से यह भी पता चला है कि स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार के कारण 93% महिलाएं घर पर सुरक्षित महसूस करती है। अध्ययन के मुताबिक 2014 से 2020 के बीच में शौचालय की उपलब्धता बढ़कर 2 गुनी हो गई है। इसी तरह अभियान के पहले 5 वर्षों में खुले में शौच का जो आंकड़ा 60% था वो घट के अब कितना हो गया है, 19% हो गया है। ठीक है, तो यहीं पर क्लास को बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखिए मैं अलग से एडिटोरियल नहीं बना सकता, इसीलिए मैं न्यूज में ही हर मुद्दे को शामिल कर देता हूँ, तो इसको जरूर देखिए। इससे आपको पीटी प्लस में दोनों में बहुत लाभ मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।